गुड मॉर्निंग। कल वर्ग 15 के तत्वों के गुण कर रहे थे। 7 गुणों का अध्ययन कर लिया था। अगला 8वां गुण है आक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये है कि किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर उत्पन्न आवेश की संख्या ही उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। पहली बात। नंबर 2, हम वर्ग 15 का अध्ययन कर रहे हैं तो वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2Np3। ये वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? -3, +3 और +5। यानी कि ये 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अपने से अधिक ऋण, अपने ज़्यादा ऋणी तत्व है उसके साथ -1 और कम ऋणी के साथ +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आप जानते हो N, P, AS, SB और BI ये तत्व वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। तो इनकी माइनस अवस्था घटती है और प्लस में वृद्धि होती है। अर्थात अधिकांश N और P ही -3 OH दर्शाते हैं। अन्य आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ अधिकांश +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो +3 जो ऑक्सीकरण सबसे अधिक स्थायी होती है। 5 की बजाय +3 जो ऑक्सीजन स्टेट है वो अधिक स्थायी है। क्योंकि कल हमने बताया था कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ तत्वों में बाह्य कोश के S के दोनों S उपकोश के दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जिसे अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहा गया। तो अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक ये दर्शाते हैं। आर्सेनिक है, एंटीमनी और हमेशा +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन के अलावा क्योंकि N में D कोश का अभाव होता है तो नाइट्रोजन में 2S और 2P, 2S का एक कक्षक और 2P के 3 कक्षक परस्पर मिलकर केवल N जो होता है +4 तक ON दर्शाता है। जबकि N के अलावा P है, आर्सेनिक है, SB ये क्या है +5 OS दर्शाते हैं। कारण इनमें रिक्त D कक्षक उपस्थित होता है। और यही कारण है कि PCl5 तो बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक नंबर का कारण बताइए। PCl5 बनता है और NCl5 नहीं बनता है। तो चूंकि नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है जिसमें रिक्त D कक्षक का अभाव होता है, जबकि फास्फोरस तीसरे आवर्त में आता है जिसमें रिक्त 3D कक्षक होता है जो बंध बनाने में
भाग लेता है, sp3 संकरण के द्वारा PCl5 का निर्माण करता है। ये 6 बातें हैं ऑक्सीकरण अवस्था में। इसके बाद नेक्स्ट गुण है, वो है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी कि हाइड्राइड। वर्ग 15 तत्व है, ये हाइड्रोजन के प्रति किस प्रकार क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ भी 4-5 बातें हमें याद रखनी है। पहली बात ये है कि वर्ग 15 के जो तत्व है वो EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? EH3। E यहाँ NaPASSBBI, जैसे NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। तो ये इनके हाइड्राइड है। नंबर 2, इन सभी हाइड्राइड में sp3 संकरण होता है। संकरण क्या होता है? sp3 होता है। और जब sp3 संकरण है तो अणु की ज्यामिति क्या होनी चाहिए? चतुष्फलक क्या होनी चाहिए। लेकिन इनकी जो ज्यामिति है वो पिरामिडी आकार की होती है, क्योंकि इनमें केंद्रीय परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसमें VSEPR सिद्धांत के अनुसार अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए अणु में विकृति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अन्य इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार PH3 कौन या 107 है या 109 है, जो भी है, यानी ये जो एकांकी युग्म है वो इनकी ज्यामिति को प्रभावित करता है। तो यह प्रश्न पूछ लेते हैं कि यद्यपि NH3 में sp3 संकरण है, फिर भी इसकी ज्यामिति पिरामिडी प्रकार की क्यों होती है? तो कारण केंद्रीय परमाणु N पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, चूँकि इनमें सभी पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, हाइड्राइड में केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रेजेंस के कारण ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टेबिन और बिस्मुथ हाइड्राइड, ये सभी हाइड्राइड है वो लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें केंद्रीय परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होती है। उसके बाद में और इनकी जो क्षारीयता का क्रम है वो ऊपर से नीचे आने पर घटता है। सबसे अधिक प्रबल क्षारीय है, यानी NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन BiH3। उसके बाद में है अपचायक। ये सभी हाइड्राइड प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं, और जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं अपचायक गुण में वृद्धि होती है, क्योंकि Bi की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण B बॉन्ड H क्या होता है? दुर्बल हो जाता है और वो आसानी से टूट जाता है। यही कारण है कि BiH3 एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। ये करवा जाएगा BiH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन PH3 और ग्रेटर देन NH3। तो ये इनके विशेषताएं हैं।
एक गुण और भी है, NH3 जो है, वैसे सभी ये विषैली प्रकृति के होते हैं, NH गैसें होती है, लेकिन अमोनिया वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नाइट्रोजन परिवार की सभी जो हाइड्राइड हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अमोनिया वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कारण कि ये इसमें अंतरा अणु H बंध पाए जाते हैं, यानी अमोनिया में NH बंध अधिक ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने के कारण इन अणुओं के मध्य अंतरा अणु H बंध के कारण अमोनिया वो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो ये 5 बातें हैं हाइड्राइड के बारे में। सुन लीजिए फिर दोबारा। वर्ग 15 के तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जिन्हें NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी हाइड्राइड में sp3 संकरण होता है। ज्यामिति चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विकृति उत्पन्न हो जाती है और बंध कोण 109 डिग्री से घटकर 107, 5, 4 इस प्रकार ये कम हो जाता है, या 4 है, ये कम इस प्रकार लगातार कम होता जाता है। तीसरा, सभी जो हाइड्राइड है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? इनके केंद्रीय परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और जो आसानी से प्रदान कर दिया जाता है, अतः ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अगला पॉइंट, अपचाय के रूप में सभी हाइड्राइड है वो अपचायक रूप में कार्य करते हैं, लेकिन BiH3 है वो प्रबल अपचायक है। कर्म आ जाते हैं इनमें कि इन हाइड्राइड को अपचायक की प्रवृत्ति के घटते या बढ़ते क्रम व्यवस्थित कीजिए तो BiH3 प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। ये इनका क्रियाशीलता का कर्म भी है। तो ये थे हाइड्राइड। नेक्स्ट पॉइंट आता है 10वां, ऑक्साइड। नंबर 10 ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के प्रति क्रिया। वर्ग 15 की ऑक्सीजन के प्रति क्रिया हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से? E2O3 तथा E2O5। पहली पॉइंट में क्या बता दिया कि वर्ग 15 के तत्व 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3, E2O5। जैसे नंबर 1 E2O3, N2O3, P2O3, और Bi2O3। और दूसरे E2O5 में N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5, Bi2O5। तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। अब इनमें आ जाता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो इनमें N2O3, P2O3,
N2O5 और P2O5, इनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय। आर्सेनिक और एंटीमोनिक ऑक्साइड है, ये होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, और इसके होते हैं क्षारीय। ये 3 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। अब नेक्स्ट 21-16 में आएगा ऑक्साइडों का वर्गीकरण, उसमें आएंगे आपके अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? अधातु ऑक्सीजन से बनते हैं, जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं, क्षार से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षारीय ऑक्साइड जो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न 3-4 बन जाते हैं। पहला तो ये, वर्ग 15 के तत्व कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? उत्तर लिखेंगे 2 प्रकार के, E2O3, E2O5। E2O3 के उदाहरण हो जाएंगे, E2O5 के उदाहरण हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो इनकी प्रकृति क्या है। तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमोनिक ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, और विस्मित के दोनों ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये है ऑक्साइड के बारे में। उसके बाद में है एलाइड, यानी हैलोजन के प्रति। एलाइड वर्ग 15 के तत्वों में भी 2 प्रकार के एलाइड बनते हैं। कौन कौन से? EX3 और EX5। यहाँ X का मतलब क्या होता है? FClBrI। F को हम लेते हैं क्योंकि ये विषैला तत्व है, विषैली गैस के रूप में पाई जाती है। एलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही लेते हैं, जैसे NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। इसमें NCl5 बनता नहीं है। इस 5 में PCl5 और सब बन जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनता है। इसका कारण आज अभी भी मैंने बताया है। इन सभी में क्या होता है? यहाँ 3D होता है, यहाँ 4D होता है, या 5D या 6D। इनमें रिक्त D कक्षक पाए जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन के अलावा अन्य जो वर्ग 15 के तत्व है वो EX5 प्रकार के एलाइडों का निर्माण करते हैं। जैसे ये हो गया, या PBr5, यानी कुछ लोग PBr5, PI5 है, वो तो तीनों हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ फिर बता देता हूँ कि NCl5 नहीं बनता, कारण नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है और जिसकी अधिकतम संयोजकता 4 ही हो सकती है। 4 ही कक्षक होने के कारण ये चतुःसंयोजक रह सकता है। इस कारण D कक्षक का अभाव होने के कारण NCl5 का निर्माण नहीं होता है। तो ये थे वर्ग 15 के सामान्य लक्षण। यही हम सेम लक्षण करेंगे, किसके लिए करेंगे आगे? वर्ग 16 में, 17 में और 18 में। तो ये तो रहेंगे कॉमन। अब क्या है, इसके बाद में क्या है? सामान्य गुणों के बाद नाइट्रोजन परिवार में कौन सा सदस्य जिसका हमारे पाठ्यक्रम में अध्ययन करना है। तो यहाँ
सामान्य गुणों के अलावा इस इकाई में या इस भाग में हमें अध्ययन क्या करना है? नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस के अपरूप फास्फीन, PCl3, PCl5, ऑक्सीएमल, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। इसके अलावा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑफ, यानी हमें इंडिविजुअल जो सदस्य है सामान्य, इनका अब अध्ययन के सामान्य बातों के अलावा जो 15 गुण तो हमने क्या बता दिए विशेषता है, वो तो सभी वर्गों में आएगी। अब ये व्यक्तिगत सदस्य है। तो पहला हम लेते हैं नाइट्रोजन। तो ये एक अपवाद स्वरूप है, हमने इस पहले बताया था। इस वर्ग में नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है, तत्व है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और सभी क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ समझ आ जाता है कि कारण बताइए। सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है और फास्फोरस ठोस है। तो इसमें कारण यही है, नाइट्रोजन का आकार छोटा होने, अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण नाइट्रोजन में पी पाई अतिव्यापन से इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N का निर्माण हो जाता है। यानी नाइट्रोजन अणु में पी पाई बंध के कारण इसमें ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और इन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ये कमरे के ताप पर स्थायी गैस भी होती है। स्थायी क्यों होती है? कि इसमें त्रिबंध होते हैं और जिनको तोड़ने बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ये कमरे ताप पर गैस भी पाई जाती है और ये स्थायी अवस्था में भी पाई जाती है। इसका खोज करता है डैनियल रदरफोर्ड है। N2 अणुसूत्र होता है इसका। आवर्त इसका दूसरा है। वर्ग 15 का पहला तत्व है। इसी के नाम पर नाम रखा है हमने नाइट्रोजन परिवार। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। उसके बाद में परमाणु क्रमांक इसका 7, परमाणु भार 14, अणु भार 28 और उसके बाद इसमें आइसोटोप्स यानी नाइट्रोजन भी 2 इसके समस्थानिक है। समस्थानिक आप जानते हैं एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक हैं 7n14, 7n15। तो पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन के 2 समस्थानिकों के नाम बताओ। ये इसके समस्थानिक हो गए। इसके बाद में है प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस। प्रयोगशाला में N2। तो इसके लिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को गर्म करके NH4Cl और NaNO2 इस मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। इसमें पहले NH4NO2 बनता है जो गर्म करने पर N2+2H2 ये N2 गैस का निर्माण होता है। तो आ जाता है कि प्रयोगशाला में N2 गैस बनाने का समीकरण। यहाँ ये बात और बता देता हूँ
या सीधा अगर अमोनियम नाइट्राइड को ले लिया जाए, इसको भी गर्म करेंगे तो डायरेक्ट N2 गैस बन सकती है, लेकिन ये सही नहीं है। IIT वगैरह में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये एक विस्फोटक पदार्थ है। अकेले को जब गर्म करते हैं तो ये विस्फोट करता है, इसलिए प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा सामान्य विधियाँ और है। अमोनियम डाइक्रोमेट, ये होता है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको भी जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। उसके बाद में बेरियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड BA और NaN3, इसको भी गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होती है। परीक्षा में क्या आपको ये आधी समीकरण दे दें, आगे पूरी करनी होती है, तो इसलिए इसमें 4 विधियां हैं। पहली प्रयोगशाला विधि, दूसरी अमोनियम क्रोमेट से, तीसरी बेरियम नाइट्राइड और चौथी सोडियम नाइट्राइड। तो ये बनाने की सामान्य विधियां हैं। इसके बाद में कुछ रासायनिक गुण है इसके, यानी नाइट्रोजन के रासायनिक गुणों में क्या है? हाइड्रोजन से क्रिया, नाइट्रोजन से धातुओं से, नाइट्रोजन रासायनिक गुणधर्म। धातुओं से तो Li, Mg और Al ये ऐसी धातुएं हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण करती है। Li + N2 Li3N, Mg + N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये धातुओं के साथ क्रिया है। हाइड्रोजन के साथ 1 आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन को Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप दाब पर गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। इसे अमोनिया बनाने की एब्री विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्री विधि भी कहते हैं। इसमें आगे अमोनिया आएगी। उसमें ये अमोनिया का जो औद्योगिक उत्पादन है किससे करते हैं? एब्री विधि के द्वारा करते हैं। इस विधि में 1 आयतन अमोनिया 3 आयतन शुद्ध हाइड्रोजन गैसीय मिश्रण Fe उत्प्रेरक पर 770 के उच्च दाब पर प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। उसके बाद है O2 के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उच्च ताप और दाब पर क्रिया करके या करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या बनाती है? NO गैस, जो कि उष्मा शोषी क्रिया है। यानी यहाँ क्या है? दोनों वैसे क्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, लेकिन एब्री विधि द्वारा उष्मा सेपी और N2O2 डायरेक्ट क्रिया उच्च ताप पर होती है। इसमें भी उष्मा आवश्यक होती है, तो नाम दे दिया उष्मा शोषी क्रिया है। तो ये नाइट्रोजन की कुछ गुणधर्म है। इसकी क्रियाएं हैं। उपयोग आप जानते हो निष्क्रिय गैस है। वायुमंडल में इसकी बहुत महत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन की तीव्रता को ये कम करते हैं। अगर N2
नहीं होती वायुमंडल में तो सब चीज़ें जल कर भस्म हो जाती। तो N2 है वो O2 की क्रियाशीलता को कम करती है, विद्युत बल्ब भरने में काम आती है, यूरिया के निर्माण में काम आती है और शीतलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था पहला मेंबर नाइट्रोजन। दूसरा आता है अमोनिया। नंबर 2 इसमें क्या है? अमोनिया है। अनुसूत्र इसका NH3, पहली इसकी है। नंबर 1 से क्या हो जाएगा? सूत्र NH3 अणुभार 14 + 3 17, संरचना संकरण sp3 और ज्यामिति से क्या हो जाएगी? पिरामिडी। क्या हो जाएगी? पिरामिडी। कारण n पर ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। प्रकृति क्या होती है? ये क्षारीय प्रकृति की गैस है क्योंकि n पर एकांकी युग्म होता है। उसके बाद में इसकी प्रयोगशाला में बनाने की विधि। तो पहला बिंदु आता है अमोनिया में प्रयोगशाला विधि। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को जब गर्म करते हैं अमोनिया गैस प्राप्त होती है। सिद्धांत क्या है इसका? कि जब अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ये सामने इसकी है समीकरण। महत्वपूर्ण इसकी विधि है एबर विधि। तो एडिंग डाल लीजिए। अमोनिया का एबर विधि द्वारा निर्माण, ये इसकी औद्योगिक विधि है। और इसके बारे में ये अधिकांश बोर्ड में पूछा जाता है। कौन सी? एबर विधि। एबर विधि। तो ये अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि है। इसका सिद्धांत, इसकी समीकरण, इसका उपकरण और क्रियाएं। तो ये सिद्धांत इसी में क्या होता है? जब एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन शुद्ध हाइड्रोजन गैसीय मिश्रण को Fe उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम चूर्ण के ऊपर से 770 के उच्च दाब पर प्रवाहित करते हैं अमोनिया गैस बनती है। ये इसकी समीकरण है। एबर विधि में पहली आती है समीकरण। समीकरण इसमें क्या है? N2 + 3H2 उत्क्रमणीय 2NH3। तो यहाँ प्रश्न आ जाता है कि अधिक अमोनिया के निर्माण की आवश्यक शर्तें। तो ये शर्तें समीकरण के द्वारा ही बताई जाती है। यहाँ जाता है अधिक अमोनिया निर्माण की शर्तें। वो क्या है? शर्त किस पर निर्भर है? नंबर 1 यह क्रिया क्या उत्क्रमणीय है, यह क्रिया उत्क्रमणीय है। नंबर 2 ऊष्मा सेपी है। और नंबर 3 उत्पाद के आयतन में कमी होती है। तो इसी के आधार पर इस अभिक्रिया पर ताप और दाब का प्रभाव की व्याख्या होती है। यानी ताप और दाब के द्वारा ही इसकी अधिक प्राप्ति की जाती है। पहला है ताप का प्रभाव। चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अगर ताप बढ़ा देंगे तो ऊष्मा और उत्पन्न होगी। वो क्या करेगी? उत्पाद अमोनिया का विघटन करेगी, वापस N2H2 बना देगी। तो अमोनिया की प्राप्ति कम होगी।
इसलिए अधिक अमोनिया की प्राप्ति के लिए इस क्रिया में ताप क्या होना चाहिए? कम। और कम से कम ताप है ये 700 770 या के तक ही संभव है। यानी इस क्रिया के लिए ताप क्या होना चाहिए? कम। और नंबर 2, दाब का प्रभाव। दाब का सिद्धांत है कि दाब का प्रभाव उन्हीं उत्क्रमणीय क्रियाओं के साम्य पर पड़ता है जिनके अभिकारक और उत्पाद के आयतन में अंतर होता है। दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर आयतन या अणु संख्या कम होती है। यहाँ देखिए, इस अभिक्रिया में 4 आयतन अभिकारक है और 2 आयतन उत्पाद है। इसलिए दाब बढ़ाने पर साम्य बाईं से दाईं ओर विस्थापित होगा, अर्थात N2 और H2 की मात्रा बढ़ाने पर अधिक अमोनिया की प्राप्ति होती है। तो दाब क्या होना चाहिए? इसमें अधिक 1.5 से 1.7 वायुमंडल होना चाहिए। और ये है ताप और दाब का प्रभाव। तो पूछ लेते हैं, एब्रे विधि द्वारा अधिक अमोनिया की प्राप्ति के लिए ताप और दाब का प्रभाव लिखिए। इस क्रिया के लिए कम ताप अधिक दाब की आवश्यकता होती है। आगे आते हैं उपकरण का नामांकित चित्र और आगे विधि, ये आपको कल कराएंगे। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।